A very good morning to all of you, and now here once again comes Saurav Kumar, and I'll be talking about DBMS, that is Database Management Information System. और डेटाबेस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम लोगों ने एसक्यूएल हम लोग कर रहे थे और हम लोगों ने काफी कुछ इसमें किया है। एसक्यूएल के क्वेरीज देखे हैं, एसक्यूएल के सॉल्यूशंस देखे हैं, किस तरीके से नए नए प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो काफी कुछ हम लोगों ने किया है। वी नीड टू प्रैक्टिस, बट स्टिल वी नीड टू प्रैक्टिस। तो थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। आप अपने कंप्यूटर में एसक्यूएल डाउनलोड कीजिए और उसके बाद फिर जो है ये सारे क्वेरीज जो मैंने लिख करके बताए हैं इसको आप करते रहिए। तो कुछ नए नए आइडियाज भी आप लोगों को भी मिलेंगे। टेबल क्रिएट कीजिए, टेबल के साथ आप नए नए क्वेरीज लिखिए, तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू पीपल। Now I'll be starting up with SQL2, जो हम लोग SQL2 कर रहे थे लास्ट क्लास में, और उसके बाद हम लोग जो है कुछ उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स उसका देखेंगे। तो लेट मी शेयर यू द स्क्रीन। मैंने आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर दिया है और यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड ऑफ SQL लास्ट क्लास में कर रहे थे। ये देखिए बैकग्राउंड ऑफ SQL। IBM डेवलप्ड द ओरिजिनल वर्जन ऑफ SQL। सबसे पहले जो SQL का वर्जन बना था वो किसके द्वारा बना था? IBM के द्वारा बना था। तो IBM कंपनी है, ये सभी लोग जानते हैं। एट सैन जोसे रिसर्च, तो सैन जोस जो रिसर्च लेबोरेटरी है सैन जोसे में, वहां पर जो है ये IBM ने SQL को बनाया था और वहीं पर ये इसकी डेवलपमेंट हुई। Earlier it was called as SQL as a part of System R project। तो सबसे पहले इसको जो है SQL कहा जाता था SQL को, लेकिन यहाँ पर जो है ये R प्रोजेक्ट का पार्ट हुआ करता था। In the early 1970s, after then its name has changed to SQL। तो बाद में जो 1970s में इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसको रख दिया गया SQL, जो कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के नाम। तो दिस इज बेसिकली हिस्ट्री, है ना। इन 1986 ANSI, जो ANSI जिसको बोलते हैं, एंड ISO published an SQL standard called SQL 86। तो ये जो है 1986 में कुछ और इसमें डेवलपमेंट की गई जिसका कि नाम SQL 86 रखा गया। आफ्टर देन IBM पब्लिश्ड इट्स ओन कॉर्पोरेट SQL। तो इसमें जो IBM जो है उसने खुद का कॉर्पोरेट SQL बनाया और उसके बाद फिर जो है उसको 1987 में उसको लॉन्च भी किया। ANSI पब्लिश्ड एन एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड फॉर SQL। उसको फिर से और डेवलप किया गया SQL 89 के रूप में, और फिर वो 1989 में वो फिर से जो है फिर से उसको पब्लिश किया गया। तो नए फीचर्स के साथ ये SQL में कई सारे एडवांटेजेस के साथ जो है वो आते गए और हम लोगों ने इसमें कई सारे नए फीचर्स के साथ इसको और भी देखा, जैसे SQL 92 बाद में आया, फिर SQL 99 आया। तो काफी कुछ इसमें देखने को मिला है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस है जो कि SQL का है, जो कि जब कभी भी आपसे SQL पूछा जाएगा तो उसमें आप जरूर लिखेंगे कि उसके एडवांटेजेस या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो दिस विल बी द एडवांटेजेस एज वेल एज द, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वही एडवांटेजेस होता है उसका। तो पहला क्या है? SQL includes a variety of language constructs for queries on the database। तो SQL क्या होता है? ये कुछ ऐसे varieties of languages को बनाता है जिसमें queries के थ्रू हम लोग काम कर सकते हैं डेटाबेस में, है ना। All the relational algebra operations including the extended relational algebra operations can be expressed by SQL। तो जितने भी रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस हैं वो सारे इसमें किए जा सकते हैं। एक्सटेंडेड रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस भी इसमें किए जा सकते हैं और ये जो है SQL के जरिए एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है एज वेल एज एडवांटेज। तीसरा पॉइंट है SQL आल्सो अलाउज ऑर्डरिंग ऑफ क्वेरी रिजल्ट बाय सॉर्टिंग एंड स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स। तो इसमें ये जो ऑर्डरिंग का सिस्टम है, ऑर्डरिंग का मतलब ये होता है कि जो आपका SQL है वो क्या किया जाता है,
उसको जो है हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं, पहला कौन जाएगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये काम हम लोग इसमें कर सकते हैं। SQL provides constructs for updating, inserting and deleting information. SQL जो है अपने कंस्ट्रक्ट्स में ये प्रोवाइड कराता है कि किसी भी डेटा को कैसे अपडेट किया जा सकता है, कैसे इंसर्ट किया जा सकता है, कैसे डिलीट किया जा सकता है। SQL queries can be invoked. SQL के जो क्वेरीज हैं उसको इन्वोक किया जा सकता है या कॉल किया जा सकता है। इन्वोक मतलब कॉल किया जा सकता है फ्रॉम होस्ट लैंग्वेजेस, मतलब जो उसके लैंग्वेजेस हैं, उसका जो क्वेरी लैंग्वेजेस हैं, उसके जरिए हम लोग SQL को कॉल भी कर सकते हैं भाया एम्बेडेड एंड डायनेमिक SQL। तो वो जो है एम्बेडेड और डायनेमिक SQL के जरिए किया जा सकता है। SQL query language handles query on relational containing null values। तो SQL query language है वो हैंडल करता है किस चीज को, ऐसे क्वेरीज को जो रिलेशनल बेस्ड हो या फिर कुछ नल वैल्यूज भी रहे हैं तो भी उसको जो है क्वेरी को सॉल्व करने में सक्षम हो जाता है। द SQL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसको DDL बोलते हैं, DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज बोलते हैं। तो SQL DDL जो है, SQL data definition language is used to create relations with specified schemas। तो कुछ ऐसे स्पेसिफाइड स्कीमास हैं जिसके साथ कि कुछ रिलेशंस को क्रिएट किए जा सकते हैं। तो वो कैसे होता है, वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के थ्रू होता है। अब आइए यहाँ पे देखिए कुछ एग्रीगेट फंक्शंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा पूछा जाता है। ये VVI है, मैंने लिख दिया है, आप भी इसको समझें, ध्यान से समझें इसको। तो एग्रीगेट फंक्शंस हैं, कुछ एग्रीगेट फंक्शंस जो है प्रोवाइड किया जाता है SQL के द्वारा और ये एग्रीगेट फंक्शंस जो है काम में आता है काफी ज्यादा SQL क्वेरीज के समय में। तो एग्रीगेट फंक्शंस होता क्या है ये देखिए। एग्रीगेट फंक्शंस आर फंक्शंस दैट टेक अ कलेक्शन, मतलब बहुत सारे सेट, तो सेट ऑफ वैल्यूज, बहुत सारे वैल्यूज को एक साथ लिया जा सकता है ना, बहुत सारे वैल्यूज को लिया जा सकता है एज इनपुट, वो इनपुट के रूप में उसको हम लोग डाल सकते हैं एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, और उसके बाद उसको एक सिंगल वैल्यू के जरिए हम लोग रिटर्न भी कर सकते हैं। SQL offers 5 built-in aggregate functions। तो aggregate functions क्या होता है, aggregate functions are those functions which are a collection of or set of values, है ना, बहुत सारे वैल्यूज को हम लोग इनपुट करा सकते हैं एक साथ एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, और अगर चाहें तो बदले में एक सिंगल वैल्यू जो आपका रिजल्ट है वो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। SQL offers 5 built-in aggregate functions। कुछ aggregate functions है जो कि यहाँ पे लिस्टेड है, जो कि 5 है। सबसे पहले एवरेज, जिसको कि AVG से डिनोट करते हैं, मिनिमम MIN से डिनोट करते हैं, मैक्सिमम MAX से डिनोट करते हैं, टोटल जो कि सम से डिनोट करते हैं, और काउंट जो कि काउंट से ही डिनोट करते हैं। ये 5 तरह के एग्रीगेट फंक्शंस हैं, ठीक है। The input to sum and average must be a collection of numbers। तो जो आपका कलेक्शन ऑफ नंबर्स है वो द इनपुट टू सम एंड एवरेज मस्ट बी अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। तो बहुत सारे कलेक्शन का नंबर्स हो सकता है इनपुट में, जिसमें कि सम और एवरेज अगर हम करना चाहते हैं, बट द अदर ऑपरेशंस कैन ऑपरेट ऑन कलेक्शन ऑफ नॉन न्यूमरिक डेटा टाइप्स। तो वहीं पर जब यहाँ पे नंबर पे काम हो रहा है तो अदर जितने भी अलग अलग कुछ और क्वेरीज हैं वो नॉन न्यूमरिक डेटा टाइप्स पे भी काम उसी समय एट द सेम टाइम कर सकते हैं, सच एज स्टोरिंग एज वेल एज सच एज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग पर भी हम लोग काम कर सकते हैं, मतलब नॉन न्यूमरिक पे भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग पे काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड द एवरेज अकाउंट बैलेंस एट द पेरेरिज ब्रांच। तो जो पेरेरिज ब्रांच में कोई अगर बैंक है तो उसका जो अकाउंट बैलेंस है वो अगर हमें प्राप्त करना है तो वो कैसे प्राप्त करेंगे, तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट एवरेज ब्रैकेट में बैलेंस फ्रॉम अकाउंट वेयर ब्रांच नेम इज पेरेरिज, है ना, ब्रांच नेम क्या है, पेरेरिज है, तो उसी के चलते जो है हम लोग
कर पाएंगे। The result of this query is a relation which a single attribute containing a single tuple with a numerical value corresponding to the average balance at the पेरेज। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेरी के जरिए हम लोग क्या करेंगे, जो एवरेज बैलेंस है पेरेज ब्रांच का वो हमें पता करके बता दिएगा, वो कैलकुलेट करवाएगा, जो भी डेटाबेस में रहेगा उससे पूरा कैलकुलेशंस हो करके और आपको मिल जाएगा। There are circumstances where we would like to apply the aggregate functions। तो यहाँ पे कुछ ऐसे circumstances होते हैं जिसमें कि हम लोग aggregate functions लगा सकते हैं, not only to the single set, कोई एक सेट पे ही नहीं, एक सेट टपल्स का एक सेट पर ही नहीं, but also to a group of set of tuples। मतलब ऐसे कई सारे टपल्स के साथ हम लोग ऐसा कर सकते हैं। We specify this wish in SQL। तो हम लोग ये जो चाहत है अपनी पूरी कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, SQL में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यूजिंग द ग्रुप बाय क्लाउज। तो ग्रुप बाय क्लाउज जो है हम लोग पहले ही पढ़े थे, यहाँ पर उसको थोड़ा सा और डिटेल में दिया गया है। तो ग्रुप बाय क्लाउज को हम यहाँ पे कर सकते हैं। टपल्स विद द सेम वैल्यू ऑन ऑल एट्रीब्यूट्स इन द ग्रुप बाय क्लाउज आर प्लेस्ड इन अ ग्रुप। तो अब यहाँ पे जो है ग्रुप बाय क्लाउज जो है वो डाल दिया जाता है और ग्रुप बाय क्लाउज के जरिए जो है काफी सारा ग्रुपिंग्स में जो काम है वो किया जा सकता है। फाइंड द एवरेज अकाउंट बैलेंस ऑफ ईच ब्रांच। अब देखिए वहां पर एक पर्टिकुलर ब्रांच की बात हुई थी, अब यहाँ पे हर ब्रांच के बारे में बात हो रही है। तो हर ब्रांच में करेंगे तो उसका कैसे क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट ब्रांच नेम एवरेज बैलेंस फ्रॉम अकाउंट ग्रुप बाय ब्रांच नेम। तो सेलेक्ट करेंगे, ब्रांच नेम को सेलेक्ट करेंगे, एवरेज जो है एवरेज बैलेंस पता करेंगे। तो यहाँ पे ब्रांच नेम है ना, और यहाँ पे ब्रांच नेम डाल दिया गया है। तो हर ब्रांच का जितना भी ब्रांच है उसको सबको वो सेलेक्ट कर लेगा। तो ब्रांच नेम में जितने भी एट्रीब्यूट्स, ये ब्रांच नेम एक एट्रीब्यूट हुआ, इस एट्रीब्यूट में जितने भी, अब पेरेरिज का हो, लॉस एंजलिस का हो, कहीं का भी हो, वो सारा इसमें आ जाएगा और उसका एवरेज बैलेंस शो करेगा फ्रॉम अकाउंट ग्रुप बाय ब्रांच नेम। तो ब्रांच नेम में जो ग्रुप है उस पूरे ग्रुप का एवरेज ये निकाल देगा। तो इट इज अ वेरी गुड फैक्ट दैट ग्रुप बाय क्लाउज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये सब सारे चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप बाय क्लाउज इज यूज्ड टू फॉर्म ग्रुप्स। तो यहाँ पे ग्रुप बाय क्लाउज क्या करता है, वो ग्रुप फॉर्मेशन में बहुत ही हमारी सहायता करता है कि कैसे ग्रुप को फॉर्म किया जाए, है ना। फाइंड द एवरेज बैलेंस फॉर ईच कस्टमर। तो यहाँ पे एवरेज बैलेंस निकालना है हर कस्टमर का। हु लिव्स इन हैरिसन, तो हैरिसन में जो लोग रह रहे हैं उसका एवरेज बैलेंस निकालना है। एंड हैज एटलीस्ट 3 अकाउंट्स, वैसे लोग, उसमें थोड़ा सा कंस्ट्रेंट्स डाला हुआ है, और ये कंस्ट्रेंट क्या है कि वैसे लोगों का ही एवरेज निकालना है जिसका कम से कम 3 अकाउंट हो। तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट डिपॉजिटर्स डॉट कस्टमर नेम, है ना, फिर एवरेज बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे जो डिपॉजिटर है कस्टमर नेम है वो तो रहेगा ही रहेगा, कस्टमर का नेम तो चाहिए, डिपॉजिटर कस्टमर नेम, एवरेज बैलेंस फ्रॉम डिपॉजिटर अकाउंट कस्टमर, मतलब जो डिपॉजिट कर रहा है वो और उसका अकाउंट, और जो डिपॉजिट जिसमें जो डिपॉजिट कर रहा है किस में कर रहा है, या वही कस्टमर है तो उसका पूरा डिटेल लेगा। Where depositor account number is equal to account number and, तो अब यहाँ पर जो है आपको ये भी देखना है कि 3 अकाउंट हो उसका, तो अकाउंट नंबर एंड डिपॉजिटर डॉट कस्टमर नेम इज इक्वल टू कस्टमर। तो सबसे पहले डिपॉजिटर नेम को देखा कि कौन सा कस्टमर है, उसको ये कोरिलेट कर रहा है। तो कस्टम इज इक्वल टू कस्टमर डॉट कस्टमर नेम एंड कस्टमर अंडरस्कोर सिटी हैरिसन। तो कस्टमर से ये निकल जाएगा कि कस्टमर का नेम क्या है और उसका कस्टमर का सिटी क्या है,
और कस्टमर का सिटी अगर हैरिसन है तो उसका डेटा वो ले लेगा। ग्रुप बाय डिपॉजिटर डॉट कस्टमर नेम हैविंग अकाउंट, यहाँ पे हैविंग अकाउंट डिस्टिंक्ट डिपॉजिटर अकाउंट नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो ये कंडीशन हमने लगा दी, ठीक है। तो ये आपका पूरा यूनिट 6 खत्म हो जाता है। आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आपको अगले क्लास से हम लोग डेटा बेस नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपका हो चुका है ना। तो यूनिट 6 आपका खत्म हो चुका है। काफी क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, कम से कम कितना भी कम होगा तो 12 नंबर का क्वेश्चन, 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन इसमें जरूर रहेगा। तो 70 मार्क्स में अगर 10 to 12 मार्क्स का अगर क्वेश्चन इसमें से आ रहा है तो इट इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए यूनिट के साथ शुरू करेंगे। तब तक थोड़ा सा जो है आप लोग विराम दीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा टाइम जो है आपको लगाएंगे अगले वीडियो बनाने में, क्योंकि आप लोगों को ये पढ़ने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं टाइम दूंगा, आप लोग पढ़ो ठीक से और उसके बाद हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ेंगे। बहुत ज्यादा अब सिलेबस बचा हुआ नहीं है, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सिलेबस खत्म होते होते आप लोगों का भी साथ साथ खत्म होते चला जाना चाहिए। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट, गुड डे एंड हैव अ great study time. Thank you. Bye bye.